हेलो दोस्तों, मैं हूं जेके गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गणित गंगा पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज हम लोग उसके 30 जो सवाल थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, उसको हल करने वाले हैं। चूँकि यहाँ पर हम व्याख्या नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सीधे पॉइंट टू पॉइंट हल करते जाएंगे, इसलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल हमारा 1 कह रहा है, निम्न में से किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तीनों लोग अधिगम से जुड़े हुए हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। यहाँ पर कोई अगर नहीं किया था तो वो थे बी एस ब्लूम। हमारा अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बी.एफ. स्किनर का क्रिया सूत्र अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत कहा जाता है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए ठीक सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरण को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरण को दर्शाता है, आप लोग सवाल पढ़ लीजिएगा। इसका सही विकल्प होगा सवाल आंसर नंबर डी, यानी मेघा अपने परियोजना कार्य को करने के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है और क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तम परीक्षण क्या होता है? जिसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है एवं वस्तुनिष्ठता होती है। इसलिए भिन्न क्या है? हमारा अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। अगला सवाल है हमारा, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण हमेशा होता है विद्यार्थी वाले में बच्चा ही होता है। अगला है हमारा, बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो मान लीजिए कि बार बार बच्चों को इनाम पाने या सज़ा से बचने के लिए अगर कोई गतिविधि है, उसमें संलग्न होने के लिए जो अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उसकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने पर प्रोत्साहित करता है, बच्चे की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी को बार बार सज़ा से बचने या कुछ करेंगे तो वह प्राकृतिक रूप से जिज्ञासा से क्या हो जाएगा? उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। इसलिए विकल्प नंबर हमारा क्या है? विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आरटीई जो है अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम निर्धारित, मतलब जो घंटे हैं, काम के निर्धारित घंटे हैं, तो प्रति सप्ताह जो है कम से कम 45 घंटे उनके लिए निर्धारित किया गया है। आप एक अध्यापक बने तो कम से कम इतना ध्यान जरूर रखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, शिक्षक हमेशा एक सुविधादाता होता है, ना कि तानाशाह होगा, ना कि आधिकारिक होगा, ना कि अनुमोदक होगा। वह एक हमेशा फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नौवां हमारा सवाल है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन क्या होता है? तो बच्चों, देखिए हमारा विकल्प है, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के रूप में अंकित करने के लिए नहीं, ऐसे हम नहीं मूल्यांकन कर सकते। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। एक तरह से मूल्यांकन कई हो सकता है कि क्या मतलब उपाय की आवश्यकता है, लेकिन हम अगले विकल्प को देखते हैं। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए ये भी हो सकता है। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल हैं। देखा जाए तो यहाँ पर विकल्प डी जो है, तीनों विकल्पों में दोनों विकल्प जो ऊपर दिए गए दोनों विकल्प से ज़्यादा हमें बेहतर है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करे? छात्र व्याख्या सुन सके? नहीं। कक्षा कक्ष में शिक्षक व्याख्यान के नोट्स ले? नहीं। कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे? ये भी नहीं हो सकता है। छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले? हाँ, ये हो सकता है। ये सवाल, ये हमारा जो विकल्प है पूरी तरह सही है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, तो एक अनुदैर्घ्य अनुसंधान, एक अनुपयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिसमें
तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ये होता है। सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध, आर्थिक उद्देश्य नहीं होता है इसमें हमारा होता है एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। अगला है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मिलान करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, समीप दूराभिमुख दिशा यानी समीप से दूर की दिशा, सिर पदाभिमुख दिशा यानी सिर से पैर के तरफ। तो सिर से पैर के तरफ हम लोगों का देखते हैं विकल्प हमारा क्या है, ये है ए, यानी दूसरे का ए। चलिए समीप से दूर का हम लोग को क्या हो जाएगा, बच्चे भिन्न दर से करते हैं, नहीं। किसी एक बच्चे में विकास की दर भिन्न होती है, ये भी नहीं। क्या हो सकता है, दूसरे से भिन्न हो सकती है, नहीं। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अभिवृद्धि, ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 1 का डी। अंतर वैयक्तिक भिन्नता में क्या होता है कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये अंतर वैयक्तिक होता है। और अंतरा वैयक्तिक में क्या होता है कि किसी एक बच्चे की विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, यानी उसको अपने आप से तुलना होती है। यहाँ पे अंतरा वैयक्तिक होता है, इसलिए विकल्प सी, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहले का डी, दूसरे का ए, यानी हमारा विकल्प ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास से की ओर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है विकास हमेशा सामान्य से किस ओर बढ़ता है, एक विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। यानी हमारे पहले पूरे शरीर का होता है धीरे धीरे विकास, फिर पहले हम अपने शरीर पर क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं, फिर धीरे धीरे अंगों की यानी विशिष्टता की तरफ जाता है। हमेशा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर हुई होता है। 14 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो बचपन की विशेषता नहीं है, सवाल करने की आयु होता ही है, अनुकरणीय होता ही है, खिलौना होता ही है। तो प्राक टोली की आयु यानी टोली बना कर आदमी बचपन में नहीं घूमता है। बचपन में आदमी टोली बना के घूमना ये किशोरावस्था की मूलतः आयु होती है, इसलिए यहाँ पे विकल्प ए सही है। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस पे हमेशा बहस चलती रहती है प्रकृति एवं पोषण विवाद पे। ये हमेशा आनुवंशिक एवं वातावरण का ही विवाद होता है। अगला है हमारा विकल्प सवाल है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। असत्य है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समझना जरूरी होता है। विकल्प की दृष्टि से ये सही हो सकता है। एक बच्चा जो है एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये सही चीज़ है। विकास एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे पर प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। यानी हमारा विकल्प केवल एक गलत है, यानी वही सही होगा। यानी विकल्प ए यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, पूरी तरह सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हमारा खाली स्थान है, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो बिल्कुल विकास वृद्धि केवल शारीरिक होती है, जबकि विकास क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से होता है। इसलिए विकास यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। इसको आप लोग जानते ही है, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज होता है। इसलिए इसका सही करेंगे, हल जब करेंगे तब का सही विकल्प आएगा, विकल्प डी यानी 12 वर्ष। अगला हमारा सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत जो है थॉमसन का है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक में आप लोगों को पता ही है, टीएटी परीक्षण होता है, थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट, यानी कथन संप्रत्यय परीक्षण। विकल्प नंबर डी सही है। अगला सवाल,
कह रहा है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि ऐसे तो जनरली 130 या उससे ऊपर माना जाता है, लेकिन विकल्प में जो सबसे ज़्यादा होता है उसी को माना जाता है, इसलिए विकल्प में 140 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग मानते हैं विकल्प बी यानी 140 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक स्कूल को व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान क्यों रखना चाहिए? तो चलिए इसका विकल्प है प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं का विषमताओं को प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, नहीं समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे विकल्प हमारा डी क्या है? पूरी तरह सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रतिभाशाली बालक जो होता है कि क्या लक्षण है? अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, बिल्कुल। उसमें हमेशा नयापन रहता है। जिज्ञासा होता है, हाँ बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक जिज्ञासु होता है। वार्तालाप प्रिय होता है, वार्तालाप तो करते हैं लेकिन उस तरीके से वह चालू नहीं होते हैं। अति सक्रियता नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। यानी हमारा एक और विकल्प 2 बिल्कुल सही है। तो 1 2 यानी विकल्प हमारा बी क्या है? पूरी तरह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित का फार्मूला किसने दिया था? तो बुद्धिलब्धि का आप लोगों ने जानते हैं, बुद्धिलब्धि का जो शब्द है विलियम स्टर्न ने दिया था, जबकि फार्मूला टर्म ने दिया था। विकल्प के अनुसार हमारा विकल्प बी बिल्कुल क्या है? सही है, लेकिन आयोग द्वारा विकल्प ए को भी माना गया है, इसलिए दोनों विकल्प क्या हैं? इसमें सत्य हैं। चलिए सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता से, कम बोधगम्यता से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो जानते ही हैं और सृजनात्मकता हमेशा डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है उसी से संबंधित होता है, इसलिए अपसारी चिंतन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? कौन सी परिस्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता? नहीं। बीमारी का डर? नहीं। हमें पता ही नहीं है, किसी चीज़ की तीव्र चिंता करेंगे तो समायोजन थोड़े हो जाएगी। बीमारी का भी डर करेंगे तो बीमारी का डर से भी थोड़े समायोजन हो जाएगा। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच? नहीं। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति? हाँ बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट के लिए कि हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपको भय है कि ठंड आएगी और उसमें ठंड लगेगी और उससे चिंता से मुक्ति होने के लिए अपना स्वेटर खरीद लिया, तो ये आपको क्या है? समायोजन को दर्शाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी क्या है? पूरी तरह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित के विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाए। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? तो बिल्कुल नकारात्मक नहीं हो सकता, द्विपक्षीय नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ में होता है, द्विपक्षीय होता है, शून्यंतरण तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी यानी सकारात्मक स्थानांतरण, क्योंकि उसने उसका प्रयोग किया है। वहाँ पे एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते ही हैं, इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं यानी द्वंद्व। विकल्प जो है विकल्प ए जो है हमारा सही है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान एवं में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। पढ़ने में, वर्तनी में और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम हैं। उसकी गणित की ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो ध्यान दीजिए उसकी लेखन यहाँ पे क्या है? लेखन से कोई प्रभाव नहीं है। उसकी बुद्धिमत्ता भी ठीक है। डिस्कैलकुलिया गणित में अच्छा है, हो नहीं सकता, गणित का विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार, लेखन में भी उसके कुछ लेखन कौशल दे ही रहा है कि अच्छा है, ये भी दिक्कत नहीं है। डिस्फेजिया यानी जब वो बुद्धिमत्ता परीक्षण हो रहा है तो उसमें अच्छा है, तो यानी उसमें भी ठीक है। डिसलेक्सिया यानी उसमें देखिए लिखा है कि हालांकि पढ़ने वर्तने में ही उसकी ग्रेड कम है, यानी उसका डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी विकार है। अगला कह रहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? तो यह कथन आप लोगों को जानकारी ही है, यह कथन है स्किनर महोदय का, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए स्किनर। थैंक यू दोस्तों।
ये हमारा 30 का 30 सवाल पूरा हुआ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।